हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने ज्योमेट्री विद कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था। उसमें आपने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था? किसी पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, ठीक है ना। उसमें हमने एक क्वेश्चन किए थे, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1 + 2y फ्रॉम द लाइन दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए ये चैप्टर आपको थोड़ा बहुत अगर स्ट्रेट लाइन का नॉलेज है, वेक्टर का नॉलेज है, तो कोई खास टफ नहीं है। अदरवाइज आपको थोड़ा टफ लग सकता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे आप स्ट्रेट लाइन और सर्कल पढ़ेंगे आगे कोऑर्डिनेट में, तो आपको ये चीजें फिर और आसानी से समझ में आएंगी, ठीक है। देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले इस लाइन का करेक्शन करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, इस लाइन में जो कांस्टेंट टर्म होता है वो इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, उसको रियल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस लाइन में आई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो I1 + I जेड माइनस I1 - I जेड बार, और ये देखो +2I² हो जाएगा तो -2 = 0। अब ये आपकी लाइन आ गई। अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। लाइन का इक्वेशन ये दिया हुआ, ये लाइन है जिसका इक्वेशन ये है, और पॉइंट आपका दिया है P1 + 2y, ठीक है ना। ये पॉइंट क्या है, तो PQ निकालना है। तो PQ = क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ, देखिए जहां पे जेड है वहां पे ये रखिए, और जहां जेड बार है वहां पे 1 - 2y रखिए। तो कितना हो जाएगा ये I + I² यानी -1 × जेड। जेड की पोजीशन पे क्या रखोगे, 1 + 2y। इसके बाद माइनस I से मल्टीप्लाई करो, I - I² यानी +1, और जेड बार की पोजीशन पे क्या हो जाएगा 1 - 2y, और -2 = कितना हो गया बेटा, -2 डिवाइडेड बाई क्या हो रहा है 2 टाइम्स मॉड ऑफ a। तो 2 टाइम्स मॉड ऑफ a निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना √2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आपका I हो गया, और ये -2 है, तो क्या बचा -I, फिर 1, ये -1 हो गया, और ये -2 हो गया, तो कितना हो जाएगा -3। माइनस टाइम्स I का मल्टीप्लाई 1 में किया तो I हो गया, और ये आपका -2I + I क्या हो गया -I, ठीक है। और रियल पार्ट का 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया 1 हो गया, और +2 यानी 3 आ गया, अपॉन कितना हो जाएगा 2√2, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया -3, और ये -3 -6 हो गया, और -I + I, ये I कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो 3/√2 इसका आंसर है। ये आपका इस पॉइंट से इस लाइन का क्या डिस्टेंस, ठीक है। तो नोट कर लीजिए आप इसको। कंडीशन फॉर 2 लाइन्स टू बी पैरेलल, अगर 2 लाइन दिए गए, ये आपका लाइन AB है और ये लाइन CD है, ठीक है ना। हमें ये कंडीशन निकालना है कि 2 लाइन अगर पैरेलल है तो क्या होगा, ठीक है। तो ये हमने क्या मान लिया कि A का पोजीशन वेक्टर Z1, B का पोजीशन वेक्टर Z2, ये Z3 हो गया, और ये Z4 हो गया। अच्छा, आप एक चीज तो समझ रहे हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इनके बीच का जो एंगल है वो क्या होगा 0 या फिर पाई, यानी कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 - Z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z3 - Z4 = 0। R क्या हो जाएगा, ठीक है ना। इनके बीच का डिफरेंस कितना है बेटा, 0 आया या पाई आया। अब देखिए, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 - Z2 अपॉन Z3 - Z4 = क्या हो जाएगा आपका 0 R पाई, ये होगा। तो 0 या पाई आर्गुमेंट कब होता है, जब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या प्योरली रियल। इसका मतलब कि Z1 - Z2 अपॉन Z3 - Z4 क्या होगा, रियल होगा।
जब ये रियल होगा तो रियल के लिए कंडीशन क्या होता है, इस पूरे को अगर जेड मान लें तो ये इसके बार के इक्वल हो जाएगा, जेड इक्वल टू जेड बार, यानी कि Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z4 इज इक्वल टू Z1 बार माइनस Z2 बार अपॉन Z3 बार माइनस Z4 बार। आप इसको लिख सकते हो Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 बार माइनस Z2 बार और इक्वल टू Z3 माइनस Z4 अपॉन Z3 बार माइनस Z4। ठीक है ना। तो अगर दो लाइन पैरेलल है तो पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होता है बेटा, पैरेलल के लिए ये कंडीशन होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, इनके आर्गुमेंट का डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस निकालने में आपने ये फार्मूला पढ़ा है कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2। अच्छा देखिए, तो ये Z1 अपॉन Z2 हो गया, तो इसको अगर आप Z1 मानते हो इसको Z2 तो Z1 अपॉन Z2 हो गया। ठीक है ना। अब इसका आर्गुमेंट 0 या पाई आ रहा है, 0 या पाई आर्गुमेंट आने का मतलब क्या होगा कि जो हमारा Z है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है वो रियल एक्सिस पे होगा, रियल एक्सिस पे होगा तो वैल्यू क्या होगा, रियल होगा। ठीक है ना। वैल्यू रियल आ रही है तो रियल के लिए कंडीशन क्या बताया था हमने कि Z इज इक्वल टू जेड बार। ठीक है, Z इक्वल टू जेड बार, तो इस पूरे को अगर हम Z मानते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, Z बार के, तो पूरे पे बार हो जाएगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। ठीक है ना। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके लिए कंडीशन क्या होती है, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 बार माइनस Z2 बार और इक्वल टू Z3 माइनस Z4 अपॉन Z3 बार। यहां से हमने क्या किया, इसको यहां पे शिफ्ट कर दिया और इसको यहां पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो नोट करिए। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है कि परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या होगा। अगर टू लाइन्स परपेंडिकुलर है तो उस केस में क्या होगा, देखिए उस केस में क्या होगा, इनके बीच का एंगल या तो प्लस 90 होगा या माइनस 90 होगा। यानी डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z4 इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाय 2। ठीक है ना। इसका आर्गुमेंट क्या हो गया, प्लस माइनस पाई बाय 2। तो उस केस में क्या होगा, प्लस माइनस पाई बाय 2। ठीक है। हाँ, तो ये क्या होगा, प्योरली रियल होगा, सॉरी प्योरली इमेजिनरी होगा। तो ये इमेजिनरी एक्सिस पे है तो इसका मतलब क्या होगा, Z प्लस जेड बार इक्वल टू 0। तो डायरेक्टली आप इसका आंसर लिख सकते हो Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z4 प्लस Z1 बार माइनस Z2 बार अपॉन Z3 बार माइनस Z4 बार इक्वल टू क्या होगा, 0। या आप इसको लिख सकते हो Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z4 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स Z1 बार माइनस Z2 बार अपॉन Z3 बार माइनस Z4 बार। ठीक है। या आप इसको यहां पे शिफ्ट कर दो तो Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 बार माइनस Z2 बार इक्वल टू माइनस टाइम्स Z3 माइनस Z4 अपॉन Z3 बार माइनस Z4 बार। ठीक है ना। तो ये कंडीशन किसके लिए हो गया, परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन हो गया। तो पैरेलल और परपेंडिकुलर में क्या डिफरेंस होता है, जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उनके बीच का एंगल 0 या पाई होता है, यानी वो रियल एक्सिस पे होते हैं। दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, 90 होता है। ठीक है ना। तो ये कंडीशन होगी। अच्छा एक आप देखिए, अगर हमारा गिवन लाइन क्या है, गिवन लाइन दिया है कि a बार z प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल टू 0, तो इसके पैरेलल इक्वेशन ऑफ लाइन इसको 1 मान लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 1 के पैरेलल लाइन क्या हो जाएगा, a बार z प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल टू 0। सॉरी बी की पोजीशन पे कांस्टेंट चेंज हो रहा है तो लैम्डा हो जाएगा। इसी में अगर दूसरा केस लिखते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू 1, तो कितना हो जाएगा बेटा, a बार z माइनस ए जेड बार और प्लस आई लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। तो देखिए दो चीजें, अगर हमें कोई गिवन लाइन दिया हुआ है और हमें पूछ रहा है कि उसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन बताओ, तो उसमें सिर्फ क्या चेंज होता है, कांस्टेंट। ठीक है। और अगर हमें गिवन लाइन दिया हुआ उसकी पैरेलल लाइन का इक्वेशन पूछ रहा है
तो फिर ये कंडीशन होता है। लेकिन अगर हमें दो लाइन दिया हुआ है और उसका कंडीशन पूछ रहा है कि क्या कंडीशन होगा जब ये पैरेलल हो, परपेंडिकुलर हो, तो आप फिर ये केस अप्लाई करेंगे। ठीक है, आपको कुछ बात समझ में आ गई? ठीक है, फिर इसको नोट करिए। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो पहले आप लाइन का इक्वेशन लिख लो, 1 प्लस आई जेड बार प्लस 1 माइनस आई जेड प्लस 7 इक्वल टू 0। तो इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखना है, पैरेलल लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 1 के पैरेलल क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई जेड बार और प्लस 1 माइनस आई जेड और प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब ये किससे पास कर रहा है, 3 माइनस 4 आई से पास कर रहा है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। इट पासेस 3 माइनस 4 आई। तो 3 जेड की जगह पे 3 माइनस 4 आई, तो जेड बार क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 आई। तो 1 प्लस आई 3 प्लस 4 आई और प्लस 1 माइनस आई 3 माइनस 4 आई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। इसका मल्टीप्लाई करते हैं 3 और ये रियल पार्ट कितना हो जाएगा, -4, यानी कितना आ गया, -1। ठीक है ना। और इमेजिनरी पार्ट ये 3 आई प्लस 4 आई क्या आ गया, 7 आई। ये इसका मल्टीप्लीकेशन आ गया। फिर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो रियल पार्ट 3 हो गया और ये कितना हो जाए, +4 आई स्क्वायर -4, तो क्या आ गया, -1। ठीक है, और ये -3 आई -4 आई तो -7 आई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए -7 आई प्लस 7 आई क्या हो गया, कैंसिल। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 2। सब्स्टिट्यूट कहां करेंगे, इक्वेशन 2 में। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 2। तो सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 1 प्लस आई जेड बार प्लस 1 माइनस आई जेड और प्लस 2 इक्वल टू 0। दैट इज द रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही रिक्वायर्ड लाइन है जो हमें निकालना है। ओके, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा देखिए, लाइन में एक अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे आई के टर्म्स में दिया, रियल में दिया है, रियल नंबर में दिया हुआ है, तो हमें कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट लाइन लिख दीजिए। तो इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन कितना दिया है, 3 माइनस 2 आई जेड बार और प्लस 3 प्लस 2 आई जेड माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू 1। ठीक है ना। 1 के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होगा, मैंने क्या बताया था कि a बार जेड प्लस a जेड बार प्लस लैम्डा आई लैम्डा इक्वल प्लस b इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो इसमें परपेंडिकुलर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, a बार जेड माइनस a जेड बार और प्लस आई लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, चलिए कोई नहीं, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 माइनस 2 आई जेड बार माइनस 3 प्लस 2 आई जेड प्लस आई लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ना। अब ये किससे पास कर रहा है, इट पासेस थ्रू 1 प्लस 2 आई। तो जेड बार की पोजीशन पे 1 माइनस 2 आई, तो 3 माइनस 2 आई 1 माइनस 2 आई माइनस 3 प्लस 2 आई 1 प्लस 2 आई प्लस आई लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया, 0। यहां से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 3 और इमेजिनरी पार्ट, इन दोनों इमेजिनरी वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आई स्क्वायर, 3 माइनस 4 कितना आ गया, -1। और ये देखिए इमेजिनरी पार्ट -6 और -2 यानी कि -8 आई आ गया, माइनस ये 3 हो गया और ये कितना हो गया बेटा, -4। तो -1 और ये देखो 6 प्लस 2 8 आई प्लस 8 आई।
प्लस आई लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया 0। तो ये देखिए -1 से -1 कैंसिल हो गया, -8 आई -8 आई, तो आई लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया 16 आया। तो लैम्डा कितना आ गया 16, लैम्डा की वैल्यू 16 होगी, तो सब्स्टिट्यूट लैम्डा इक्वल टू 16 इन, मान लो इक्वेशन 2 इसको इनटू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 - 2i जेड बार -3 + 2i जेड और +2 इक्वल टू कितना 0। ये आपके लाइन का रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है ना, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है ना। तो सर्कल का इक्वेशन, ये एक सर्कल दिया हुआ है। अब देखिए सेंटर से ये डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है, ये आपका सेंटर हो गया, ये पी हो गया, ठीक है ना। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट z0 मान लेते हैं और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा z, ठीक है ना। तो मॉड ऑफ z - z0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इनके बीच का डिस्टेंस रेडियस के इक्वल हो, ठीक है ना। स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग, तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ z - z0 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अब देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी क्या, कि z इंटू जेड बार इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ z का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कैसा है, मॉड ऑफ, अगर इस पूरे को मॉड z मानते हैं तो मॉड z का स्क्वायर तो हम z बार लिख सकते हैं, यानी आप इसको लिख सकते हो z - z0 z बार - z0 बार इक्वल टू r स्क्वायर। मल्टीप्लाई करिए तो z बार माइनस z0 z बार, फिर इसके बाद माइनस z0 बार और प्लस z0 इंटू z0 बार इज इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है ना। तो आगे क्या लिखेंगे, z बार माइनस z0 बार माइनस z बार z0 और प्लस ये देखो मॉड ऑफ z0 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस r स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। तो आपका z बार यहां से देखिए कंपेयर करें तो ये कैसा हो जाएगा, z बार प्लस a बार z प्लस a z बार प्लस b इक्वल टू 0। दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये सर्कल का इक्वेशन है बेटा, ठीक है ना। और यहां पे देखिए कंपेयर करते हैं तो a कितना आएगा माइनस z0, a बार कितना हो जाएगा माइनस z0 बार, ठीक है। और b आपका कितना आएगा, b आ जाएगा आपका मॉड ऑफ z0 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो b मॉड ऑफ z0 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर हो गया। तो सेंटर कितना हो गया बेटा, सेंटर होता है माइनस a, यानी कि z0 इसका क्या हो गया सेंटर हो गया। तो z0 सेंटर हो गया और रेडियस क्या हो गया, रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट मॉड ऑफ a स्क्वायर माइनस b, दैट इज द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है ना। ये आपका सेंटर हो गया। अगर इस फॉर्म में दिया है तो रेडियस निकालने का ये तरीका है, ठीक है ना। और अगर इस फॉर्म में दिया है तो आप डायरेक्टली क्या निकाल सकते हो, रेडियस निकाल सकते हो, ठीक है, नोट करो, ठीक है बेटा। तो आप जानते हो डिस्टेंस फार्मूला से हमने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई किया, स्क्वायर किया, फिर z बार क्या होता है मॉड ऑफ z स्क्वायर के इक्वल होता है, दोनों साइड का स्क्वायर किया, मल्टीप्लाई किया तो हमें एक ये रिलेशन मिला। तो हमने क्या किया, माइनस z0 की पोजीशन पे a लिखा और मॉड ऑफ z0 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर की पोजीशन पे b लिखा। तो माइनस z0 बार की पोजीशन पे क्या हो जाएगा, a बार हो जाएगा। फिर इसको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारा ये बना सर्कल का। तो देखिए डिफरेंस का स्ट्रेट लाइन और सर्कल में, अगर इस पार्ट को आप हटा दीजिए तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया, और अगर इस पार्ट को आप ऐड कर दीजिए स्ट्रेट लाइन में तो सर्कल होगा। तो सर्कल को पहचानने का तरीका क्या है, z बार इसमें लगा रहेगा प्लस स्ट्रेट लाइन के में जैसा रहता है वैसा ही दिखेगा, ठीक है ना। तो ये सर्कल का इक्वेशन हो गया। कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स नंबर में सर्कल का इक्वेशन, इसका सेंटर निकालना है तो एक माइनस से इसका सेंटर होगा। देखिए यहां से हमने यहाँ पे सेंटर निकाला माइनस से, तो क्या है Z0, यहाँ पे भी साफ साफ दिख रहा है Z0 इसका सेंटर। इसको सॉल्व करो, मॉड ऑफ a स्क्वायर माइनस b, तो मॉड ऑफ Z0 का स्क्वायर और ये माइनस करेंगे तो ये प्लस r स्क्वायर, तो r स्क्वायर रेडियस आ गया, है ना। जैसा हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था वैसा ही है, लेकिन फॉर्म अलग अलग है। अगर इस फॉर्म में आ रहा है तो आपको इस तरह से रेडियस और सेंटर निकालना है, और इस फॉर्म में आ रहा है तो आपको इस तरह से डायरेक्टली आप यहाँ पे सेंटर और रेडियस समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस एंड सेंटर ऑफ सर्कल। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। रेडियस क्या होता है, सेंटर क्या होता है बेटा, सेंटर होता है आपका माइनस a, और देखिए ये क्या है, a कितना है 1 प्लस i है, तो आपका माइनस है यानी कि -1 माइनस i हो गया सेंटर। अगर आप रेडियस निकालते हो तो स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ a स्क्वायर, इसका मॉड कितना है, मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस कांस्टेंट कितना है 7, यानी इसका रेडियस कितना है बेटा 3 है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। तो देखिए इसको सेंटर और रेडियस निकालने के लिए आपको z माइनस Z0 इक्वल टू r के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन लेंगे तो z माइनस कितना हो जाएगा 2 प्लस i, और इक्वल टू कितना आ गया 12, ये आ गया z माइनस 2 प्लस i इज इक्वल टू 4 आ गया। तो आपका सेंटर कितना हो गया बेटा, यहाँ पे सेंटर हो गया आपका 2 1 और रेडियस कितना आ गया 4, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए आप कितना आसान है निकालना, आपको थोड़ा सा फार्मूला अगर आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। देखो बेटा ये चैप्टर उतना टफ नहीं है जितना आप लोग इससे डरते हो, जितना आप समझते हो, ठीक है ना। अगर बाय स्टेप एक एक टॉपिक आप अच्छे से पढ़े हो, पुराने कंसेप्ट इसके क्लियर है, कंजुगेट क्या होता है, मॉडुलस उसका कंजुगेट की प्रॉपर्टी, मॉडुलस की प्रॉपर्टी, आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी और क्यूब रूट ऑफ, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप है। अगर इनको आप अच्छे से समझ गए तो इन्हीं का एप्लीकेशन आगे ज्योमेट्री में यूज होता है, ठीक है ना। तो आपको सारी चीजें आराम से, मॉडुलस कैसे निकालना है, हर जगह देखिए आर्गुमेंट मॉडुलस, आर्गुमेंट मॉडुलस, हर जगह उसका यूज हो रहा है। तो अगर आपने इन चीजों को अच्छे से समझ लिया है तो आपको बहुत आसानी से, बहुत आराम से कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर कोई ऐसा टॉपिक नहीं होता है जो बिल्कुल समझ ही नहीं सकते आप, ठीक है ना। आराम से समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हर टॉपिक पे प्रैक्टिस करिए। हम आपको कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करा सकते हैं, 2-4 पर टॉपिक पे, पर मैक्सिमम क्वेश्चन आप अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। जिस चैप्टर से आपको ज्यादा डर लगता है उस पर आप ज्यादा मेहनत करिए, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत सारे बच्चे जेईई के एग्जाम में कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ठीक है, वो पढ़ते ही नहीं है, रिवीजन ही नहीं करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप